ठीक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जो करा था उसमें एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा था यहाँ से। अब इसने CD और GH को मीडियन दिया है। मीडियन क्या होता है? जो लाइन सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी ये इसके बराबर ऐसा दे रखा है उसको, है ना? दिस इज गिवन और आपको प्रूव करना है ADC और FHG और एक ये गिवन है। दिस इज गिवन कि ट्राइंगल गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। नाम ध्यान रखना। इससे हमारे पास क्या आ जाता है? AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ये तो हमें पता ही है। और इससे और क्या मिलता है हमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये ध्यान रखना हमेशा जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो ये दो कंडीशंस आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। तीन साइड्स का रेशो दिस अपॉन दिस, BC अपॉन EG, AC अपॉन FG बराबर होंगी और सारे एंगल बराबर होंगे जो जो जगह पर रखे हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये गिवन है। अब आपको प्रूव करना है टू प्रूव ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। ये आपको प्रूव करना है। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाओगे। ADC कौन सा? ये ट्राइंगल। और FHG कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला छोटे। ठीक है। अब आपको ये पता है कि AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन FG। पता है आपको सब? ये दे रखा है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका रेशो बराबर है। तो इस AB को का आधा है AD, है ना? तो मैंने क्या करा, इसको पहले ऐसे लिखा। ये गिवन है मुझे। यहाँ रीजन दे दो कि भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये आप ऐसे लिखो। फिर इसको क्या करो आप, हाफ AB और हाफ FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG ऐसे लिखो। इसको दोनों को हाफ हाफ कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे हाफ AB की जगह क्या लिखना है? AD लिखना है। तो मैंने इसको लिखा AD और हाफ FE की जगह लिखा मैंने FH, है ना? इज इक्वल टू BC अपॉन EG। समझ में आ गई बात? और बल्कि BC अपॉन EG की जगह AC अपॉन ये लिख रहा था मुझे FG। ये गलत लिख दिया मैंने। AC अपॉन FG लिख रहा था। इंस्टेड ऑफ दिस आप इन दोनों को लो, ये और ये। हाँ जी। अगर आप हाफ कर रहे हो AB और FE का तो BC और EG का भी करेगा। क्यों करूँगा? AC और F क्यों करूँगा बताओ? ऐसे समझो। 2/4 इज इक्वल टू 4/8, है ना? अब अगर मैं इसको आधा कर दूँ, इधर भी आधा कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अभी कौन सा 4/8 में कुछ गलती होगी? ये भी तो 1/2 ही है। एक तरफ जब मैंने यहाँ भी दोनों तरफ कर लिया, ऊपर भी कर लिया, नीचे भी कर लिया, मुझे इधर क्या जरूरत है ना? मेरे को काम क्या करना होता है? ऐसा काम करना होता है किसी भी इक्वेशन में जिससे इक्वेशन चेंज ना हो, उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन हम बराबर चीज़ ऐड करते हैं, बराबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करते हैं। बहुत सारी इक्वेशन में होता है। और नहीं होता तो अब होने लग जाएगा थोड़े दिन में। अभी सीखे नहीं, हो सकता नहीं तो ना करते हो। या अगर इक्वल टू है तो इधर भी बराबर ऐड कर लेते हो, इधर भी बराबर। या मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी बराबर मल्टीप्लाई, उधर भी मल्टीप्लाई, है ना? तो वो बराबर मैंने ऊपर नीचे करा, यहाँ से कोई लेना है। ठीक है। तो ये मैंने AC अपॉन FG ले लिया। ये ले लिया। ये क्यों लिया मैंने? क्योंकि देखो अब ये AD अपॉन FH आ गया, AC अपॉन FG आ गया। इनका इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है? ये एंगल F के बराबर पहले ही है, लिखा है ना? क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनका ये बीच का एंगल, जब भी आपको रेशो लेना है तो ये ऐसे ही लेना है। देखो ये वाला ले रहे हो तो ये एंगल ये होना चाहिए। इस ट्राइंगल में भी अगर ये और ये है तो एंगल ये वाला बराबर होना चाहिए। जो इस दो लाइंस के जिनका रेशो लिया है उनके बीच वाला एंगल वो लेना है आपको। तो एंगल E के बराबर नहीं होगा। एंगल ए किसके बराबर? यानी तो मुंह पे लगा रखा है। एंगल E के बराबर नहीं ई एंगल ए ई के बराबर क्यों? कहां से आ गया? F तो ये है ना। क्यों? तो बताएंगे इसलिए होगा। एक मिनट तुम बोलते बहुत पहले हम नीचे लेते हैं। तो ये ट्रायंगल सीधा करेंगे, ये उल्टा है ना ऐसे।
सीधा उल्टे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है उल्टे सीधे से नहीं, इससे जो इसने दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं कि तू इधर को घुमाना है कि इधर को घुमाना है। अब तू यूँ घुमा देगा तो कुछ और बन जाएगा, यूँ घुमा देगा तो कुछ और बन जाएगा। इसको यूँ घुमा दे क्या होगा, पलट जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा एक दूसरे को। ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये एंगल ए सारी ई के बराबर हो जाएगा, ऐसे घुमा दूंगा तो ऐसे नहीं होना है। ये देखो कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एफ के बराबर, तो मैं एफ के बराबर ही होगा, समझे? ये वाला ए एफ के बराबर ही होगा, बी ई के बराबर ही होगा, सी जी के बराबर, गिवन है ये। तो गिवन को आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं तुझे 100 रुपये दिए तो 100 ही रहेंगे ना तेरे पास, या उसको 200 बना दूंगा, 100 है इसके पास, 100 ही रहेंगे। तो वही इसने दे रखा भी ये सिमिलर है, इसके ये एंगल बराबर है इसलिए सिमिलर है, उसको छेड़खानी नहीं करनी। ये समझ में आ गया? तो हाफ ए बी हाफ एफ ई की जगह लिख दे, ये हो गया। अब इसके बाद ये लिखने के बाद आप लिखो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो ना कैसे लिखना है, एडीसी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। अब मैं इनको प्रूव कर रहा हूँ, अभी तो मैंने केवल ये बराबर इसके करके दिखाया है, अब मैं इसमें ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में, इसमें और इसमें ये प्रूव कर रहा हूँ ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं। तो मैं लिखूँगा ये यहाँ से नंबर 1 AD अपॉन FH इज इक्वल टू AC अपॉन FG फ्रॉम 1। यह रीज़न हम दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, प्रूव हो चुका है, इसलिए वहाँ रीज़न देने की जरूरत नहीं, फ्रॉम 1 लिखेंगे। एंड एंगल क्या था, A एंगल F के इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, रीज़न भी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FH, ठीक है, बस ये रीज़न होगा। Hence, triangle ADC is similar to triangle FHG by SAS criteria. बस है जी। तीसरा एंगल क्यों ढूंढना है? तीसरी साइड करेगा क्या? दो साइड है और एक एंगल होता है। दो साइड एक एंगल से प्रूव हो गया, तो तीसरी साइड तो अपने आप आ गई। और अब तूने ये लिख दिया ये इसके ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ठीक है ना? एसएस या तो देखो सिमिलरिटी कैसे करते हो, एसएसएस या एसएस या ये तीन तरीके से होती है सिमिलरिटी। अब मैंने ये एसएस लगा के सिमिलर कर दिया। अब सिमिलर जब हो गया तो ये भी प्रॉपर्टी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गई, ये भी ठीक हो गई, सिमिलर है, तीनों ही प्रॉपर्टी हो जाएंगी। एक होता है therefore, एक होता है because। इसमें बेटा ए कैसे लगेगी, देखिए ट्राइंगल था तेरे पास एक ही है और एक ही, इसमें तुझे ये एंगल पता है, इस एंगल में कैसे पता चलेगा क्या है, कहाँ है एंगल सी, कहाँ है, एक तो एंगल डी इसके बराबर लिखो, पर ट्राइंगल तो ये वाला है ना, ये ट्राइंगल है और इसमें ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ये एंगल डी का कहीं जिक्र है, इसमें आगे ये डी है, इसमें भी ये वाला सी है, आधा आधा है जितना भी एंगल है, मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, क्योंकि ये तो मीडियन है, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये मीडियन है। तो अगर एंगल सी जी के भी बराबर है तो भी मैं इसको हाफ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज मीडियन। मीडियन साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, एंगल को नहीं, तो ये नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो ये तो एक प्रूव हो गया, पहला पार्ट हो गया। ध्यान से देखना दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। कहाँ बेटा? आइए, अब सुनो ध्यान से, हमें प्रूव करना है ये। तो जो तुमने प्रूव किया है ये, इससे रेशियो लिख लो, इससे रेशियो लिख लो। तुम एक काम कर रहा हूँ पीछे बोल रहा हूँ आयुष के पास, नहीं अटकेगा तो बैठ, आयुष के पास बैठ, आयुष उधर चला जाए बेटा, बैठ कर बस, और आराम से देखो, ठीक है, बेटर है। क्या दिक्कत क्या हो रही है मुझे, कैसा लगी
वहाँ बिठा दो कोई बात नहीं। करंट लगेगा। एक मिनट कोई बैठा हुआ बिठा दो। अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, देखो क्या करना है, ये इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरा कपड़ा उठा दो। आयुष कपड़ा उठा दो, फेंक दे। ठीक है, ये उतार भी लिया होगा सबने। अब देखो, हमने प्रूव कर दिया। इससे हमारे पास लिखा था ही पहले AD/FE, BC/EG, AC/FG। ये तो हमारे पास पहले गिवन था इससे, है ना? जो हमने प्रूव करा इससे क्या आया, ये तो नंबर 1 था। इससे आया AD/FH, BC/HG, AC/FG। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कैसे आएगा बेटा? रेशो आएगा। जब ये सिमिलर प्रूव कर दिया तो नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस बराबर होगा। नहीं आया समझ में? दो ट्रायंगल सिमिलर लिख के तो रेशो लिखनी नहीं आएगी बेटा। रेशियो समझ आ गई, इसको क्या कह रही है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, अभी तो मैंने केवल रेशो लिखनी है। ये ट्रायंगल सिमिलर दे रखा था, इससे ये रेशो आ गई। ये ट्रायंगल हमने प्रूव कर लिया, इससे ये रेशो आ गई। अभी मैंने कुछ नहीं करा। अब इसमें AC/FG बराबर है, AC/FG इक्वल। इसका मतलब ये सारी रेशो बराबर होगी, होगी ना भाई? ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सब बराबर नहीं? तो इससे मेरे पास अब प्रूफ क्या करना था, ये तो ये जब सारी बराबर हो गई तो मैं फ्रॉम 1 and 2 लिख सकता हूँ। फ्रॉम 1 and 2 CD/GH, ये CD/GH है, CD/GH इज इक्वल टू क्या लिखना था, AB/FE, ये CD/GH, AB/FE हो गया। आगे बात समझ में? जब ये सेम हो गई दोनों तो ये 6 की 6 रेशो, पांचों में पांचों रेशो बराबर हो गई कि नहीं होगी? ऐसे भी तो लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में आपने वैसे कराया है। इसको प्रूव करने के लिए अब आपको साइड कौन सी लेनी? ये ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल है वाला। तो जो गिवन था आपको पहले, इससे ये रेशो लिखा था मैंने, तो अब मैं ये पहले ये और ये लिए थे आपस में, अब मैं इनको ले रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं इसमें से, ये इसमें से उठा के अब किसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँ? इसकी कौन कौन सी हाफ ली थी मैंने? AB की हाफ ली थी मैंने, ये हाफ ले ली, हाफ AB का हाफ कितना? 80। FE का कितना हाफ है? अब AD मत लिखो, इसको लिखो BD, क्योंकि मेरे को ट्रायंगल लेना है ये वाला, ये ट्रायंगल लेना, ये नहीं लेना, ये लेना। और उधर हाफ FE को लिखो HE। पहले हमने FH लिखा था, ये लिखा था FH, हाफ करके ये लिखा था, है ना? तो अब मैंने ये लिख लिया BC/, ठीक, इसे नंबर 3 दे दिया मैंने। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में BC/EG ये वाली साइड, और BD/HE ये वाली साइड, और इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि गिवन है भैया ये B जो है B के इक्वल है, क्योंकि सिमिलर दे रखे हैं। B इज इक्वल टू एंगल E, जो हमने पहले लाइन में सबसे पहले लिखा था, मिटा दिया ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो यहाँ लिख दो इन ट्रायंगल जो भी दिए थे इसके, ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल GHE, है ना, BD/HE is equal to BC/EG and angle B is equal to angle E. Reason being because triangle ABC is similar to triangle FEG, ऐसे लिख दिया मैंने। तो
तो ये दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, इम्प्लाइज ट्रायंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी एच ई बाय एस एस क्राइटेरिया, हो गया। समझ में आ गई। तो ये ट्रायंगल जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, ध्यान से कर लेना। अच्छा पर्दा पर्दा कर दूं, कहाँ पर्दा कर दूं? अच्छा इसके पीछे, ठीक है। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, तो कह रहा है डी जो है एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, ये मैंने इससे मिला दिया, ये डी एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल और बीएसी ये वाला एंगल, ये बराबर है दोनों, दिस इज गिवन है ना, वो दे रखा है एडीसी बीएसी के इक्वल। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, पेन रख दो नीचे, मेरे ध्यान से सुनो। अब पहली बात ये होती है कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल लेने सिमिलर करने के लिए, क्योंकि इसमें तो दे नहीं रखा क्या ट्रायंगल लो। तो जो टू प्रूव करना है उसमें देखो आप, उसमें सी ए 2 बार आ रहा है, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं हमने जिसमें सी ए दोनों ट्रायंगल्स में हो, एबीसी और एडीसी है ना। ABC तो एक तो ये वाला है बड़ा वाला ABC और ADC। और एक ये वाला ट्रायंगल है ना, क्योंकि एसी रिपीट हो रही है, एसी दोनों रेशो में 2 बार कॉमन है, दोनों में जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें आपको दोनों में एसी आए। अब उसके लिए नाम लिखना भी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हारे को ये पता होना चाहिए रेशो लाने के लिए भी कौन से ट्रायंगल किस किस वजह से आपका ये सिमिलर हुआ। तो अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, मान लो बी ए सी एंड ट्रायंगल एडीसी, चलो एडीसी ले लेता हूँ, एडीसी। अब तो कुछ भी नाम लिख सकता हूँ मैं, सिमिलरिटी का साइन नहीं लगाया जब तक मैं कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ, एबीसी भी लिख सकता हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख दो जो मन करे। लेकिन जब आपने सिमिलर प्रूव कर दिया उसके बाद नाम गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने ट्रायंगल लिया ये वाला, इसमें हमें पता है कि भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, गिवन है, तो लिखो इन ट्रायंगल दिस ट्रायंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, गिवन है ना, दिस इज गिवन। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है कि नहीं, इस ट्रायंगल में भी C है और इसमें भी C है ही, तो AC कॉमन। तो हम कहते हैं ट्रायंगल इम्प्लाइज ट्रायंगल। अब जब नेमिंग करोगे तो उस टाइम ध्यान रखना कैसे करना है, वो समझा रहा हूँ, उसको समझना अच्छे से। जो कॉमन है वहां से नाम शुरू करो दोनों ट्रायंगल्स का। तो मैं कहता हूँ CAB, CAB सिमिलर टू ट्रायंगल, C से शुरू करो लेकिन CA के बराबर क्या है, D, CDA। भाई ये वाला पूरा एंगल A किसके इक्वल है, D के इक्वल। इसे जब नेमिंग करी तो मैंने CAB लिखा, तो C से स्टार्ट करा और जो इसके बराबर था वो D एंगल था, तो CD और बचा हुआ A। अब रेशो लिखो जरा से, CA बाय, इसको लिखो बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है। CAB रेशो लिखना CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, AB अपॉन DA की जरूरत नहीं है मुझे, ये जैसे AB होता तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पर है ही नहीं मेरा, कहीं पे भी AB DA कहीं नहीं है ना, तो इसको नहीं, इसको छोड़ दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो ये आपका वैसे भी CA अपॉन CD, CB अपॉन CD, वैसे
आगे समझ में, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब तैयार कर लेना, अगला टेस्ट जो लूंगा मैं सिमिलर टाइप ट्रायंगल से लूंगा एनसीईआरटी, और एक बीच में छोटा सा टेस्ट लीनियर का भी रखूंगा दोबारा से। भाई तो क्या है? कहते हैं डायगोनल एक पैरेललोग्राम बना लो बेटा, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनाना, पैरेललोग्राम बनाना, ठीक है। फिर कहते हैं कि डायगोनल बीडी ए बी सी बी, ये लगा देंगे बीडी है ना, इंटरसेक्ट द सेगमेंट ए ई एट पॉइंट एफ वेयर ई इज द पॉइंट ऑन बी सी। ये यहाँ पे कहीं ई पॉइंट है, ये मिला दिया जो हमने यहाँ, और ये एफ का बिंदु, ऐसी फिगर होगी, ठीक। तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, डायगोनल बीडी ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी इंटरसेक्ट्स द सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ, एई एट पॉइंट एफ, इस बीडी को काट रही है एई पॉइंट एफ पर, और वेयर ई क्या है, ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी के ऊपर कोई पॉइंट है ई, तो इसको मिला दिया, ये यहाँ तक काट दिया। अब आपको प्रूव करना है ये, अब पहले इसमें से ये ढूंढ लो, डी एफ ई एफ एफ बी एफ ए कहाँ है, डी एफ बी एफ है ना, बराबर नहीं है बेटा, कम नहीं होगा, बंद करना तो बंद कर देते, ठीक है। तो इसमें ये बराबर नहीं दे रखा, मैं सिर्फ ये मार्क कर रहा हूँ कि ये साइड दे रखी है, डी एफ ई एफ और एफ बी कहाँ गई, डी एफ और ई एफ, ये डी एफ है, ये ई एफ है, ये एफ बी है और एफ ए है ये। तो ये किस ट्रायंगल की को आ रही है साइड, ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की साइड आ रही कि नहीं। तो इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल पी एफ ई एफ बी, पी एफ ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी जब तक सिमिलर नहीं करा जब तक। तो ट्रायंगल ए एफ डी एंड ई एफ बी, ए एफ डी, समझ में आ गई बात। अब आपको क्या करना है, ये तो बराबर इसके 1 के बराबर 2, ऑल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट नहीं है सर, एंगल 1 एंगल 2, एक पेयर ऑल्टरनेट का भी। पहले मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें बोल, इसका नाम 3, इसका नाम 4। अब ये साइड इसके पैरेलल है ना, z बन रहा है कि नहीं, देखो ये है ना, z बनता है, ये साइड इसके पैरेलल है और z बन रहा है, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है जी, समझ में आ गया सबको, इतनी बात समझ में आती है सबको। तो फिर लिख दो ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर टू, अब नाम लिखना है, अब तुमने ए एफ डी लिख लिया, ए एफ डी लिख लिया, कॉमन वाला जो वर्टिकली ऑपोजिट है ये बीच में आ रहा है, तो एफ तो लिखना है बीच में, ठीक है। अब एक डी के साथ का इक्वल है 4, तो बी से लिखो यहाँ, और डी दूसरे में, और ई एफ बी, ये समझ में आ गया। मैंने लिखा भी था ए एफ डी बी ई एफ डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स। जब नेमिंग करूंगा तो ये एंगल कहाँ आ रहा है, डी, तो डी के साथ क्या लिखा होना चाहिए, बी, ठीक है, और एफ कॉमन है ही, बाकी बचा ई यहाँ। तो ये 3 सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और अब आप उसको रेशो लिखोगे, ए एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई बी, ठीक है। अब क्या क्या था आपके पास, डी एफ ये वाला था, ई एफ था, ए एफ था, एफ बी था, तो मतलब पहले 2 रेशो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो आंसर आगे देखो, ई एफ इंटू एफ बी एफ डी इज इक्वल टू ए एफ इंटू एफ बी एफ ई एफ, बहुत सिंपल है। नाम ए एफ और एफ ए एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए एफ लिख दो कि एफ ए लिख दो, ई एफ एफ ई एक ही बात है ना। यहाँ अगर ई एफ दे रखा है, आपने ई एफ लिखा, यहाँ लिखा है एफ ई, आप ई एफ लिख दो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो लिख लो इसको फटाफट, आधा घंटा साइंस पिछली बार पूरे साइंस। 5 साल कर लिए। सर पिछली बार साइंस साइंस ही करा। सर 1-2 दिन साइंस। और
बैग लगते ही आपको माउथ टूथ डिके वाला लिखवाया था ना, समझाया था, लिखवाया तो नहीं था। तो ऐसा है, देखो इधर ध्यान दो बेटा। तो पीएच का रोल हमारे मुंह के अंदर भी है, माउथ के अंदर भी है। मैंने समझाया था, वो दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ कि जब हम शुगर खाते हैं, आयुष इधर साइड में, यहाँ जब मेरे पास आ गया, यहाँ से पहले, और कल से मेरे को पीछे बैठा होने देखना चाहिए, पीछे की सीटों पर, आगे की सीटों पर बैठे गए, बैठ जैसे कपड़े बटा, कोई बात नहीं करते तुम ये रख दिया, मेरे कैमरे मत मार दो। बैठे बैठे मेरी तो नहीं, पता नहीं किसी बैंक ने इसकी कोई बता देगा। किसकी है, किसकी है बॉटल? किसी बॉटल नहीं है। कैसी पार्ट में कोई पिछली क्लास वाला तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तो पीएच माउथ डीके में कैसे वो करता है काम? हम जब मीठा खाते हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया जब शुगर को डिकम्पोज करता है तो एसिड की फॉर्मेशन होती है हमारे मुंह के अंदर, है ना। डिकम्पोजिशन होता है तो एसिड बनता है मुंह में। और अगर हम उसको न्यूट्रलाइज ना करें एसिड को, कैसे करते हैं न्यूट्रलाइज? पेस्ट करके। जो पेस्ट होता है वो अल्कलाइन होता है, मतलब कि वो बेसिक होता है। तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, एसिड प्लस बेस की, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम उसको टूथब्रश करते हैं, ठीक है, ब्रश सॉरी पेस्ट करते हैं ब्रश से, तो वो डिजोल्व हो जाता है हमारा जो एसिड है, न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बन के बाहर निकल जाता है। पर अगर हमने नहीं करा, है ना, तो क्या होगा, वो जो पीएच है हमारे मुंह की कम होने लगेगी। कम होने का मतलब है हमारा माउथ एसिडिक होना लग जाएगा। और अगर एसिडिक हो जाएगा, जब वो माउथ की पीएच 5.5 से नीचे चली जाए, तो हमारा जो टूथ का इनेमल है, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, वो भी खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है, जिसको हम कीड़ा लगना बोलते हैं। कीड़ा नहीं होता, और वो इतना गहरा हो जाता है कई बार कि अंदर तक, जहाँ तक कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज है हमारे, जो कि हमारे टूथ को पकड़ के रखी हुई, जैसे जड़ होती है पेड़ की, ऐसे ही हमारी टूथ में कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, जो उसको न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। पेड़ की जड़ों को अंदर से काट दो, पेड़ खड़ा तो रहेगा, किसी दिन ये धड़ाम करके गिर जाता है। लेकिन जिसकी जड़ है, सूखा नहीं है पेड़, जड़ मजबूत है, हरी है, वो आसानी से नहीं उखड़ता है। तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं जब हम भरवा के आते हैं। तो उसको कहते हैं ना भाई क्या फिलिंग करवा के हैं, तो फिलिंग करवाने का मतलब यही है कि वहाँ गड्ढा हो गया है। कई बार बहुत डीप हो जाता है तो डॉक्टर उसको रूट कैनाल कर देता है कि भाई इसको काटना ही पड़ेगा यहाँ से रूट को, और नहीं तो ये भरने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो रूट कैनाल कर देता है, नहीं तो भर देता है, उसको कैप लगा देता है, ऊपर से काम खत्म हो गया, सेंसेशन खत्म हो जाती है, नहीं तो दर्द होता रहता है, पस पड़ जाती है उसके अंदर। तो ये टूथ डिके जब 5.5 से नीचे चली जाए हमारी पीएच माउथ की, तब होता है, वैसे नहीं होता आसानी से, है ना। तो अब तुम सोचो कि जिनके होता होगा वो उनके जिनके दांत खराब है, तुम लोगों के बहुत सारों के होंगे जरूर पक्का। किसके से खराब है? चॉकलेट, टॉफ़ी, गुड़, चिपकने वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा खाते हैं और पेस्ट करते नहीं हैं, तब ये दांत खराब होते हैं, और नहीं तो खराब ही नहीं होते। भगवान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म लगा के भेजा, बहुत मजबूत, ऊपर से भी लेयर ऐसी लगाई है जो किसी चीज़ से टूटती नहीं, खराब नहीं होती। लेकिन तुम उसको जब अब एसिड का कुल्ला करने लग जाओ रोज तो क्या होगा? इनेबल खराब हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो मतलब अगर तुम डेली प्योर नींबू भी पीना शुरू कर दो ना, और नींबू को दांतों में रगड़ना शुरू कर दो, तो भी दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, इनेबल कमजोर हो जाता है, एसिड है ना।
नींबू को भी आप जब पीते हो तो आपको मुंह में डायरेक्ट नींबू डाल के थोड़ी उसको कुल्ले करते हो और उसके बाद पीते हो उसे, उसको डालते हो पी जाते हो अंदर, और डायरेक्ट नहीं डालते उसको डाइल्यूट करते हो पहले, है ना? तब पीते हो उसको। तो नींबू बहुत ज़्यादा भी यूज़ करना खराब है। वैसे दांत पीले हो रहे हो किसी को तो नींबू रगड़ लो, साथ में उसमें बेकिंग सोडा डाल के थोड़ा सा नींबू रगड़ लो दांत में, एकदम चकाचक सफ़ेद हो जाता है। लेकिन अगर हाँ तेरे तो ऐसे सफ़ेद है, किसी किसी बहुत पीले होते हैं किसी किसी के, और मतलब वो गंदगी की वजह से ही होती है ज़्यादातर पीले, तो जो पेस्ट नहीं करते। तू साफ करके दिखाओ उसे पेस्ट से, केवल नहीं होता भाई। पेस्ट से साफ नहीं होगा, अगर पेस्ट से जो येलोइश कलर हो जाता ये था होता। वो बहुत लंबे समय बाद होते हैं। जब भगवान हमें देता है ना दांत, जब सबसे पहले दांत आते हैं तो वाइट ही आते हैं, किसी के पीले नहीं आते, ठीक है? वो गंदगी हम करते हैं अपने दांतों के साथ, तो पीले होते हैं। तो उस पीले को साफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नींबू और बेकिंग सोडा ले लो, थोड़ा सा डाल के नींबू का रगड़ लो दांतों के ऊपर, दांत बिल्कुल एकदम वाइट हो जाए, चकाचक। और अगर वो नहीं करना तो नमक और तेल। हाँ, और नहीं वो भी छोड़ दो, उससे भी हो जाता आम का पत्ता होता है ना, आम का पत्ता, हाँ उसको अच्छे से चबाओ और उसको पेस्ट बना के अच्छे से रगड़ो दांत पे, जैसे दांतों करते हैं, उससे भी दांत बिल्कुल साफ हो जाएगा, खराब भी, इनेमल भी खराब नहीं होगा। और किसी के मुंह में से अगर स्मेल आती है तो वो स्मेल भी आनी बंद हो जाएगी। सर जो नींबू डालेंगे वो डायल्यूट होगा या फिर ऐसे? नींबू डायरेक्ट डालते हैं, 2 बूंद डाल लिए तूने, कौन सा कोई ज़्यादा डाल लिए। बेकिंग सोडा ले, उसमें 2 बूंद नींबू की टपका दांत पे रगड़ दे, भाई सर कुछ टूथपेस्ट में लिखा रहता है कि उसमें नींबू भी होता है। डाइल्यूट फॉर्म में होता है बेटा, थोड़ा डालते हैं ना, इतना थोड़ी होता है कि तुम्हारे पूरा नींबू डालने लगे, हैं? वो पूरा नींबू डालने लगे तो वजह से नींबू पानी एक मिनट। ऐसा होता है कि येलो टी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं वाइट से। वो तो ऐसा बोलते हैं, किसका थियरी भाई? वो पता नहीं क्यों बोलते हैं, साइंटिफिकली तो नहीं होता है। क्या सर? कि येलो कोई कह रहा है कि येलो टीथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, गंदे होते हैं ना। अच्छा, लिखो इसको, लिखो, बोलो नहीं, लिखो बच्चों। When we eat food containing sugar, when we eat food containing sugar, when we eat sugar, when we eat food containing sugar, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth, then the bacteria present in our mouth, then the bacteria present in our mouth breaks down the sugar into acids, breaks down the sugar into acids, ठीक है? This acid lowers the pH of our mouth. This acid lowers the pH of our mouth. ठीक है? When the लेकिन ये एसिड वो तो बता दिया ना, ठीक है? Tooth decay starts. माउथ का ही है। माउथ क्या? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो tooth decay starts when the pH of acid formed in our mouth, pH of acid formed in our mouth falls below 5.5. ठीक है? तो इसको कैसे हम बचा सकते हैं? By using, it can be prevented, tooth decay can be prevented, ऐसे करके लिख लो, tooth decay it can be prevented
by using pH by using paste of pH above 8 जिस पेस्ट की pH 8 या 8 से ज़्यादा हो उसको यूज़ करके हम टूथ डिके को बचा सकते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, पीएच की कोई यूनिट नहीं आती। pH जो है क्या है, क्या कंसंट्रेशन का भी लॉग है ना, तो एक वैल्यू होती है, तो इसलिए कोई यूनिट तो हो ही नहीं सकती ना। अब इसके बाद आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, तीसरा यूज थर्ड हाँ, इम्पोर्टेंस, थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, अब क्या होता है जब कोई कीड़ा हमें काट लेता है तो एक्चुअल में क्या करता है, हमें जलन होती है बहुत जरूरी नहीं, जरूरी नहीं एसिड डाले, वो या तो बेस डालेगा या एसिड डालेगा, दोनों ही मैंने बताया था क्रोसिव होती, दोनों नुकसान करते हैं, दोनों से जलन होती। अब जैसे ततैया होता है येलो कलर वाला जो होता है वास्प, वो अल्कलाइन मीडियम हमारे शरीर में डालता है, और जो बी होती है बी वो एसिडिक डालती है, चींटी जो है वो एसिडिक डालती है। फिर एक मैंने प्लांट बताया था नेटल प्लांट, वो भी एसिडिक वो डालता है हमारे शरीर में। तो इससे क्या होता है, जैसे ही एसिड हमारे शरीर में जाता है हमें वहाँ पर जलन होती है बहुत जोर की, क्योंकि थोड़ी मात्रा में होता है, तो इसलिए हमें बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचाता, पर इतनी जरूर होती है कि सूज जाता है ना। ततैया जब काट लेता है तो गाल पे काटेगा या मुंह पे कहीं टकरा गया, क्योंकि हमारा शरीर तो सारा कपड़ों से ढका होता है, तो जब मोटरसाइकिल पे साइकिल पे जा रहे हो तो हवा से वो उड़ता हुआ आता है, हम बीच में आगे तो टक मारता है, जैसे ही उसके यहाँ लगेगा आगे मुंह पे कहीं पे भी, तो वो उसका सबसे पहला काम जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसका, वो डंक मारना है। नहीं, सब नहीं मरते, सब नहीं मरते, मधुमक्खी मर जाती है, मधुमक्खी काटने के बाद मर जाती है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब उसने काट लिया तो सबसे पहला काम उसने क्या करा, अपना जो भी उसको डालना है, एसिड डालना है, बेस डालना है, उसको इंजेक्ट कर देगा। उससे क्यों करता है वो सेल्फ डिफेंस में करता है, ताकि तुम अपने चेहरे पे लग जाओ ऐसे करके और वो निकल जाए। ऐसी छिपकली होती है, वो क्या करती है, तुम उसके पीछे भागो, उसकी पूंछ तोड़ देती है, उसकी पूंछ टूट जाती है, अपने आप ब्रेक कर देती है उसको, और उसकी पूंछ जो है टूटने के बाद भी ऐसे से हिलती है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है, पूंछ की तरफ, वो मैंने पूंछ तोड़ दी, तो हम ध्यान उस पर देने लगाया हुआ। चला सब जानवर, बेटा चुप, सब जानवर जो है वो सेल्फ डिफेंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे सामने शेर आ जाए, तुम कहीं के चौधरी थोड़ी हो, कुत्ता ही आ जाए, पिटबुल, आजकल पिटबुल का जो है इतना जबरदस्त वो चल रहा है, अभी कल परसों फिर हो गया, क्या हो गया, काट लिया, कोई लेके जा रहा है, उनसे संभलते नहीं वो, और वो खा जाता अच्छे से। पड़ा नहीं ना पल्ले, पल्ले पड़ा नहीं ना पिटबुल, मेरे वहाँ पर ने पड़ा था, निकाल दिया नहीं वो इतना खराब, ये ज़्यादा खतरनाक। इधर ध्यान दो बेटा, बात लिखो प्लीज। तो समझ में आ गई, तो अब लिखो जरा, लिखो मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स from their enemies, by injecting painful and irritating acids and bases
by injecting painful and irritating acids and bases into their skin. Painful and irritating सर बेस भी तो acids and bases into their skin. तेरी बॉडी होती है जिससे भी उसको डिफेंस करना है। अब आवर हम कब लिखते हैं जब हम एक स्पीसी के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, वो तो कुत्ते को काटेगी उसे भी काट कैसे मारेगी, वहाँ पे भी देर एनिमीज देर ही लिखोगे ना। ठीक है, सुनो मेरे बात ध्यान दो। जैसे हनी बी क्या करती है, अब तुम लिख लो हनी बी, नीचे लिखो हनी बी, उसके आगे एरो लगा के लिखो एसिडिक मीडियम इंजेक्ट करती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम इंजेक्ट करती है। और उसके नीचे लिखो वास्प, WASP वास्प। अगला पॉइंट नहीं बेटा, अगला एग्जांपल है ना भाई। कौन कौन क्या क्या करता है ये लिखो। जैसे मैंने कहा भाई हनी बी करती है, हनी बी ततैया ब्रैकेट में लिख लियो। ये एसिड इंजेक्ट्स एसिड, ठीक है, एसिडिक मीडियम या एसिड कर देते हैं, एसिड। और वास्प ततैया जो पीले वाला होता है वो बेस इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट बेस। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एंट, ये भी एसिड ही करती है और इसका नाम होता है मिथानोइक एसिड। बायोलॉजी भी पढ़ने लायक नहीं है। मिथानोइक एसिड, ठीक है, जो चींटी होती है वो एसिड इंजेक्ट करती है, इसका नाम होता है मिथानोइक एसिड और इसका फॉर्मूला भी लिख लो HCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। ये अभी आगे हाँ उसका भाई सही है। फिर एक होता है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट ये भी सेम करता है, एसिड मिथानोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लिया? सर यही शराब होता है ना? नहीं बेटा ये शराब नहीं है, शराब तो CH3OH होता है, इथेनॉल। ये लास्ट वाला CH2OH ये होता है, इथेनॉल जो अल्कोहल पीने वाला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं वो तो फिर एसिडिक एसिड बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है। वो फिर भी ये नहीं बनता, ये बनता है CH3COH, दिस इज इथेनोइक एसिड। अभी हम ये सब पढ़ेंगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, मिथानोइक, इथेनोइक। ठीक है सर इथेनॉल CH3 में OH होता है ना? हाँ, तो वो दोनों जोड़ देना जो मैंने लिखा है, C2H5OH। ठीक है, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं तो मैं समझाऊंगा सब चीज़ें, अभी तो तुम फिलहाल याद करो। ये समझ में आ गया सबको? तो ये याद रखना है, सेल्फ डिफेंस ऐसे करते हैं जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आ जाता है इसमें, कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है उसमें खेतों में वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम तरह तरह के फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से वो एसिडिक हो जाती है, या कई बार अल्कलाइन हो जाती है ना। क्या डालते हो तुम वो उस पर डिपेंड करता है कौन सी चीज़ डालते हो। तो अब आप जो भी चीज़ होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका ऑपोजिट चीज़ डाल देते हैं। अगर एसिडिक हो गई तो बेस डाल दो, जैसे चूना डाल देते हैं। तो जो चूना होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना, ये चूना डाल देते हैं उसमें। तो एसिडिक है तो बेस डाल दिया, अगर बेस है तो एसिड डाल दिया। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, उसमें अगर आप
केवल मैन्योर डाल दो। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस पता है? नमन को पता है? पता क्या होता है नमन, सॉरी फर्टिलाइजर और इसमें मैन्योर क्या डिफरेंस? फर्टिलाइजर केमिकल से बनाता है, ठीक है। मैन्योर से ऑर्गेनिक है, जैसे कंपोस्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जितने भी पेड़ पौधों से डिकम्पोज होने से बनता है दैट इज मैन्योर। पेड़ पौधे या एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक ठीक है, कोई भी और एनी ऑर्गेनिक वेस्ट। फिर पता कुछ कैसे भी। चलता है कितना बेस डालना है, कितना एसिड डालना है? टेस्ट क्या करना है? फिर पता कैसे चलता है कितना बेस डालना है अगर एसिडिक हो गया तो? भाई टेस्टिंग होती है। पता दे तो वैसे तो सॉइल टेस्टिंग होती है, लेकिन कोई उसकी वो नहीं होती, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा तो डाला ही नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि जो ऊपर की लेयर है वो एसिडिक जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, या बेसिक है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसका कोई लिमिट नहीं है। तो किसानों के पास तो किसी भी चीज़ की एक्चुअल में सही जानकारी है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, इसीलिए वो कुछ भी डालते हैं। उनको अपनी फसल बचानी होती है। अगर गेहूं की दवाई में जो कीड़ा लगता है ना, उसकी दवाई अलग है, चावल की अलग है, सब्जियों की अलग है, सबकी अलग अलग सॉल्ट्स है। लेकिन किसान ऐसा है, मैं पंजाब में गया था, मैं MBA कर रहा था, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं 2 महीने पंजाब घूमा हूँ। मतलब मैं वहाँ जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि हम लोग इतने दिन से अभी भी जिंदा हैं। वो कैसे जिंदा है? पंजाब वाले तो कैंसर से पीड़ित हो चुके बहुत सारे, क्योंकि वो दवाई इतनी भर भर के डालते हैं, इतनी भर भर के डालते हैं, और 5-5, 6-6 दवाई मिक्स करते हैं, और किसी के ऊपर ही डाल देते हैं। उन्हें कोई फर्क, अच्छा देखो भाड़ में जाए जनता नहीं, चलती है। खुद भी तो खाते हैं। भाड़ में जनता नहीं, उन्होंने खिला के और खा के खुद भी सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब में है आज की तारीख में। कैंसर के लिए स्पेशल एक ट्रेन चलती है। राजस्थान आती है, वो कैंसर एक्सप्रेस ही कहते हैं उसको, रोज चलती है कैंसर से नाम, क्योंकि उसमें सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो राजस्थान में दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। यूपी के बड़े पंजाब से राजस्थान का कैंसर एक्सप्रेस। हाँ, तुम सोचो, मतलब ये हंसने की बात नहीं है, हम लोगों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि हमारे पास जो भी सब्जी हम खा रहे हैं, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। कैंसर को लाइलाज माना जाता है, कर सकते हैं, लेकिन अगर एलोपैथिक मेडिसिन के जाओगे तो नहीं, स्टेज 2 भी छोड़ दो, स्टेज तो तुम्हारी कोई सी भी हो ठीक फिर भी हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि एलोपैथी के हिसाब से या जो ट्रीटमेंट आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और आधा तो आदमी जैसे दिन उसको पता चलता है ना मुझे कैंसर हो गया, आधा तो वहीं मर जाता है डर से, है ना। तो इसलिए ये सोचने का विषय है, जब भी सब्जी लाते हो घर पे अपने मम्मी पापा से कहो कि सब्जी बनाने से पहले उसको आधा घंटा बेकिंग सोडा के अंदर डाल के रखें। जो तुम खाने वाला सोडा होता है, थोड़ा सस्ता सा आता है, 40-50 रुपये किलो आता है। 2 चम्मच पानी में डालो, उसके अंदर पानी में पहले सब्जियों को भिगो दो, तो उससे 99%, 95%, 99 तो ज़्यादा हो गया, 95% उसमें से जो ऊपरी लेयर पर आपके पास पेस्टिसाइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ये ट्राइड टेस्टेड साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ये, मतलब इसके ऊपर पूरी रिसर्च है। हम रोज कुछ भी भेजे तो जो भेजना है रोज, मैं तो रोज भिगोता हूँ। हमारे घर में सब्जी बनती है तो उससे पहले हम उसको डुबोते हैं आधा घंटा, तो उसको भिगो तो तुम्हारे पास, या फिर अगर इस पे विश्वास नहीं होता तो ITC कंपनी का एक लिक्विड आता है जिसमें उसको डाल के उसमें भिगो देते हैं, तो उससे ऊपर की जो पेस्टिसाइड्स जो अंदर घुस गए उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए या तो छिलका छीलते हो तुम, है ना, जो अंदर परकुलेट हो गया बिल्कुल, उसका कोई इलाज नहीं है। अब जैसे बैंगन है, उसके ऊपर 16 बार स्प्रे होता है, 16 टाइम्स, जब तक वो पकता है। डिफ्यूजन। हाँ, अंदर डिफ्यूजन हो जाता है, वही तो कह रहा हूँ। मतलब सबसे खतरनाक सब्जी बैंगन है आज की तारीख में। 16 स्प्रेज होते हैं, 16 समझे। तो उसको खूब खाते हैं लोग, सबके घरों में ज़्यादातर बनता ही है, बैंगन का भरता बड़ा शौक से खाते हैं। हमारे घर में तो मेरे को जब से पता चला उस दिन से मैं बैंगन, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में
मैं कभी बैंगन लाया हूँ तो 1 या 2 बार बस, नहीं तो सर मैंने 5 साल मैं पहले छोड़ दिया बस। हम घर पे वो रखे हैं, उसमें वो रखे हैं गमलों में, तो उसमें हमारे बैंगन छोटे छोटे वो हो जाते हैं, तो हमारे तृप्ति हो जाती है, बैंगन खा लिए। तो बड़े बड़े बैंगन आते हैं। हमारे घर में उपरांत पिछले 10 साल से लगा होता है, 2 बार बैंगन आया होगा, हम खाते हैं। अब सुनो बेटा, बात नहीं करो, बात मत करो 5 मिनट। अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद आता है हमारा सॉल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझाने जा रहा हूँ, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है? समझ रहे अच्छे से। जितने भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट किससे मिलते हैं? एसिड प्लस बेस से मिलकर सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट किसी ना किसी एसिड या बेस से मिलकर बना है। तो वो किससे मिलकर बना है, ये हम उसके फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से समझना है इसको। हमने कौन कौन से एसिड करे हैं अब तक, वो हम लिख लेते हैं। HCl, H2SO4, रिकॉर्डिंग हो रही है। HNO3, तुम मत बताओ, मैं बता रहा हूँ। H2CO3, H3PO4, ठीक है? बस यही एसिड है, CH3CO, ये हमने एसिड करे। और बेस तो बहुत सारे करें, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और जो भी कुछ होंगे, ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने लिखा भाई NaCl, ध्यान से समझ लेना इसको। दिस इज अ सॉल्ट, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है ना, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड, तो इसमें भी फैमिलीज हैं। क्लोराइड फैमिली, नहीं ब्रोमाइड फैमिली तो नहीं है, हेलोजन फैमिली होगी तो, पर कार्बोनेट फैमिली जिसमें CO3 लगा होता है, ठीक है? मेटल प्लस कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट सॉल्ट हो गई। सल्फेट फैमिली, जैसे मैं कहूँ मेटल सॉल्ट, मेटल सल्फेट, तो वो सल्फेट फैमिली। मेरी बात सुन ले, ठीक है? कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। नाइट्रेट फैमिली, ठीक है? मेटल प्लस नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट बोल दूँ, कैल्शियम नाइट्रेट बोल दूँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट बोल दूँ, तो ये सारी फैमिलीज हैं। अब ये किससे आई हैं? जैसे मैंने कहा भाई NaCl, ये किससे बना? Na तो आया NaOH से, और Cl आया HCl से, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे कहेंगे कि NaCl किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है। क्या पूछेंगे? किस एसिड और किस बेस से मिल। एक तरह का क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरा आपसे पूछेंगे कि इसकी सॉल्ट की pH क्या है? इज इट एन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट? समझ में आ रही? या ये एसिडिक है, क्या इसकी pH जो है वो 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है या 7 है, ये पूछेंगे सॉल्ट, ठीक? तो हम पहले देखेंगे कि भाई ये किससे मिलके बना है। जैसे NaCl, HCl और NaOH से मिलके बना है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है? न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब NaCl की जो pH है वो 7 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है? अब खैरिए भाई, मेरे ऊपर कोई बाढ़ आ गई। चुप हो जा। अरे चुप हो जा। वो कुसुम ना, वो बेटा हमारी मम्मी और पापा मोमोज खा रहे, वहीं चले जाना। ऐसे बोलो मम्मी। ठीक है? इसके बाद आया सोडियम कार्बोनेट। इधर ध्यान दो बेटा, बात नहीं करो। फिर आया सोडियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट फैमिली है। हमेशा ध्यान रखो, सॉल्ट कैसे पता चलेगा आपको? मेटल के साथ या तो कार्बोनेट होगा या सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा या सल्फेट होगा या नाइट्रेट होगा, नाइट्राइट मेटल के साथ, सिर्फ मेटल, मेटल के साथ, तो ये सॉल्ट कहलाएगा, है ना? मेटल प्लस ये कोई सा भी कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है?
तो अब ये सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब सोडियम कार्बोनेट किससे बना है? एक तो भैया NaOH आया। सोडियम मेटल हमेशा किससे आता है? बेस से, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला पार्ट है ये बना है H2CO3 से। भाई हमारे पास कौन कौन से एसिड है? इनसे बनना है ना। सल्फेट आ गया, नाइट्रेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, फॉस्फेट आ गया, क्लोराइड आ गया, सारी फैमिली आ रही हमारे पास, है ना। सल्फाइड वल्फाइड हमारे ज़्यादा कोर्स में नहीं है, तो इतना ही बस केवल आप पढ़ लो, वो बहुत है। तो अब इससे मिलकर बनाइए। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है सॉरी, और ये वीक एसिड है कि नहीं? मैंने बताया था तुम्हें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ये वीक एसिड होता है, और ये भी वीक एसिड। समझ में आ गई बात? तो अब अगर ये H2CO3 वीक एसिड था, ये वीक एसिड है, तो इससे बनेगा क्या हमारे पास? ये बनेगा Na2CO3। तो ये कैसा होगा? ये बेस ज़्यादा ताकतवर है, इसमें एसिड कमजोर है, तो इसकी जो pH होगी वो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा, सॉरी बेसिक सॉल्ट बनेगा। दिस विल बी बेसिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो उससे मिलके बना, तो इसकी pH कैसी होगी? ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? अब अगर दोनों वीक हो तो न्यूट्रल, दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बेसिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो एसिडिक। तो जब एसिडिक बनेगा तो pH 7 से कम, और जब बेसिक सॉल्ट बनेगा तो pH 7 से ज़्यादा। और सर न्यूट्रल वाला 7 ही तो बताइए, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप, बस टाइम हो गया आज के लिए, इस तरीके से आप इसको